हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इसमें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां होगा। ठीक है ना। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हों तो मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो बंगाल विभाजन। ठीक है ना। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कि कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी। ठीक है। तो उसके बाद अब देखेंगे फ्रेंड्स, 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी और 1909 डिफेंड, ये मैं शायद बताना भूल गया था, 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट आया था डिफेंड्स 1907 में। डिफेंड जो मुस्लिम क्या कहते हैं, 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी डिफेंड ढाका में बनी थी, बांग्लादेश की राजधानी। तो उसका प्राइम टारगेट यही था और वो बार बार लॉर्ड मिंटो से एक ही बात कहते थे कि हमें प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल चाहिए या फिर अलग से इलेक्शन या वोट डालने का अधिकार चाहिए। ठीक है ना। तो ये 1909 में पार्लियामेंटो आया था, तो इसमें भी प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी। ठीक है ना। इसको याद रखना, ये शायद मैंने क्वेश्चन पुट करना भूल गया था। ठीक है ना। इसको याद रखना। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। और फिर 1909 के बाद क्या हुआ था, तो 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है ना, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द वगैरह कर दिया था, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है। ठीक है। तो चलिए देखिए, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 खोला हुआ है मैंने। ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 9 नंबर है। ठीक है। और इसका जो 17वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर मैंने। ठीक है। ये वुड डिस्पैच मैंने बताया था 1854 में आया था। ठीक है। और ये मैकाले की रिपोर्ट आई थी 1853 में। ठीक है। और जो ये हंटर रिपोर्ट आई थी ये 1882 की थी। लेकिन जो ये सार्जेंट है ना, ठीक है, इसको मैंने शायद 1917 बता दिया है वहाँ पर। ठीक है। तो इसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। जो ये सार्जेंट एक्ट आया था, ठीक है, ये आया था 1944 में। ठीक है। ये 1944 में आया था सार्जेंट एक्ट। ठीक है। सार्जेंट जो एजुकेशन की रिपोर्ट आई थी ये 1944 की है। ठीक है। इसको याद रखना। लेकिन कई बार ये सार्जेंट की जगह एक सैंडलर, ठीक है, सैंडलर रिपोर्ट या फिर सैंडलर आयोग भी बनाया गया था। ठीक है। सैंडलर आयोग आया था 1917 में। ठीक है। जो कि मैंने गलती से सार्जेंट रिपोर्ट बता दी 1917 की। ठीक है। याद रखना इसको, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है। 1944 में आया था ये सैंडलर एजुकेशन रिपोर्ट, और एक होती है सैंडल। ठीक है। यहाँ पर लिखा है सार्जेंट। ठीक है। तो सार्जेंट आया था 1944 में। अगर ये पूछ ले ये किस लिए बनाई गई थी, तो 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चे तो को फ्री में, ठीक है ना, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, यानी फ्री में पढ़ाई करवाने के लिए 6 साल से 11 साल के बच्चे तक, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत कवर किए थे। ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है, याद रखना 1944 में आई थी। ठीक है। लेकिन मैंने गलती से 1917 बता दिया था, लेकिन वो 1917 डेट है सैंडलर आयोग की। ठीक है। याद रखना। ठीक है। सैंडलर, सैंडलर रिपोर्ट आई थी 1917 में। ठीक है। ये याद रखना, क्या लिख दिया है मैंने। ठीक है। 1917 समझ गए हो गए। ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट 1944, लेकिन गलती से मैंने, ठीक है, 1917 बोल दिया था, क्योंकि ये सैंडलर रिपोर्ट है, ये 1917 की है, और सार्जेंट आयोग 1944। ठीक है। 6 से 11 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात कही गई थी सैंडलर आयोग रिपोर्ट में, जो कि आई थी 1944। ठीक है। समझ गए हो गए जो मैंने क्लियर कराया है। ठीक है। सार्जेंट अलग है और सैंडलर अलग है। ठीक है। सैंडलर आई थी 1917। ठीक है। अब चलते हैं आज की वीडियो पे। फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए आज का वीडियो। दिल्ली दरबार सजा दिया है। ठीक है। तो कभी कभार गलती हो जाती है पढ़ने में या फिर स्पीड में पढ़ाने में। ठीक है। जैसे कि सैंडलर आयोग को मैंने सार्जेंट आयोग को सैंडलर आयोग बता दिया था। ठीक है। तो समझ गए होगे, उसे क्लियर कर लेना। लेकिन देख लो, एक भी बच्चे ने सही कमेंट बॉक्स में ये नहीं कहा कि सर आपने गलत पढ़ाया है। ठीक है। कभी कभार गलत निकल जाता है मुँह से, क्योंकि भैया आदमियों को गलती का पुतला है। ठीक है। और ये बिना हड्डी की जीव है, तो इससे कुछ भी निकल सकता है। ठीक है। तो आप देख लीजिए। ठीक है। और करेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। क्योंकि भाई मैं भी आदमी हूँ, गलती हो सकती है। ठीक है। बोलने में भी या फिर पढ़ने में भी। ठीक है। सैंडलर को मैंने सार्जेंट बता दिया था। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है। ये लगा है दिल्ली दरबार। ठीक है। क्योंकि लगभग 1909 तक तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब आएगा 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। तो चलिए देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन, तो इसमें भी हम थोड़ा लंबा ही चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए, और यहाँ बताना है कि उपयुक्त में से कौन लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उनको मृत्युदंड या फिर प्राण दंड दिया गया था। ठीक है। तो चलिए देखिए,
यहाँ पर बात हो रही है मृत्युदंड की। डिपेंड तो किसने मतलब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था और उनके कारण उन सबको मृत्युदंड मिला था। तो चलिए देखिए, ये हो जाएगा। अमीर चंद भी थे, अवध बिहारी और बाल मुकुंद और बसंत कुमार। डिपेंड इन चारों को मृत्युदंड दिया गया था क्योंकि इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। कब? 1911 में, जब दरबार लगा था दिल्ली का। डिपेंड तो ये आंसर हो जाएगा अपना। डिपेंड इस बार थोड़ा कलर चेंज करवाया मैंने। आगे देखिए अगला क्या कहता है। चांदनी चौक 1912 में। डिपेंड्स अब ये मत कहना कि दिल्ली नहीं पड़ा, क्योंकि चांदनी चौक दिल्ली में ही पड़ता है। डिपेंड्स चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? तो रास बिहारी बोस। डिपेंड्स आगे देखिए अगला कहता है असम। डिपेंड असम स्वतंत्र राज्य कब बनाया गया या फिर कब स्वतंत्र प्रांत बनाया गया? तो जब दिल्ली का, डिपेंड दिल्ली में जो 1911 का बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ये ऐलान किया गया था दिल्ली दरबार में। डिपेंड तो इसी वजह से 1911 में बंगाल विभाजन के रद्द के बाद असम को एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। डिपेंड आगे देखिए बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ था? तो 1912 में। डिपेंड आगे देखिए भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल में फिर से, डिपेंड बंगाल में फिर से या फिर बंगाल को कब एकीकृत कर दिया गया था? डिपेंड यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। डिपेंड यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब, डिपेंड फिर से कब विभाजित कर दिया गया था, यानी कि डिवाइड कर दिया गया था। डिपेंड डिवाइड कर दिया गया था कब? तो ये 1911। डिपेंड ये यहाँ पर एक कम है। डिपेंड यहाँ देखिए 1911। डिपेंड 1911 में बंगाल को मतलब भारतीय विरोध कर रहे थे, तो बंगाल को फिर से मतलब डिवाइड कर दिया था। डिपेंड 1911 में। ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी। डिपेंड तो चलिए देखिए डिपेंड किस वर्ष, डिपेंड किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई? तो ये 1911 में काम हुआ था। डिपेंड ये देखिए बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में रद्द कर दिया था। डिपेंड्स तो रद्द करने से पहले मतलब रद्द कर दिया था। डिपेंड्स और उसके बाद फिर भारतीय जो थे उन्होंने दोबारा से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो इसका फिर 1911 में ही दोबारा बंगाल का विभाजन हो गया था। डिपेंड्स समझ गए होंगे। भारत यानी कि भारत क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। डिपेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। और लॉलीपॉप भी है। आगे देखिए ब्रिटिश। डिपेंड ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। डिपेंड इसके कार्यकाल में हुआ था। आगे देखिए ब्रिटिश। डिपेंड्स ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो ये कलकत्ता थी। डिपेंड्स आगे देखिए बिहार। डिपेंड बिहार में अलग प्रांत के निवेदन, डिपेंड बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, तो उसका नेतृत्व कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। डिपेंड समझ गए होंगे। दोबारा देख लीजिए बिहार से अलग, डिपेंड बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसका परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा में नए प्रांत का निर्माण हुआ, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। डिपेंड्स 1911 का जो क्या कहते हैं आंदोलन हुआ था। डिपेंड तो बिहार और उड़ीसा दो नए प्रांत निकल कर आए थे। डिपेंड तो ये अब देखते हैं लखनऊ समझौता। डिपेंड लखनऊ समझौता देखने से पहले मैं बता देता हूँ। डिपेंड्स जो 1907 में कांग्रेस वगैरह डिवाइड हो गई थी, यानी कि इनकी फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो गया था, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। यहाँ पर दोबारा ये लोग मिल जाते हैं। डिपेंड्स और मिलाने की मेन भूमिका में होते हैं डिपेंड्स BGT यानी कि बाल गंगाधर तिलक। डिपेंड्स और अगर ये पूछ ले कि सबसे प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी इनकी फ्रेंडशिप कराने में, फिर आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। डिपेंड्स और इसमें क्या बात हुई थी? डिपेंड तो कांग्रेस थी, तो ये क्या कहते हैं मुस्लिम लोग थे, तो ये शुरू से ही मतलब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। डिपेंड अलग से मतलब वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर रहे थे, तो कांग्रेस वालों ने 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर इनकी जो प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था कि हाँ हम तुम्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल देंगे। डिपेंड्स और दूसरी बात ये सुनिए, 1916 में ये हुआ था लखनऊ में अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। डिपेंड्स तो इतनी बात याद रखना, बाकी अगर कुछ रह गया हो तो हम देख लेंगे। डिपेंड्स स्वचार क्या बोल रहा हूँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा या पाकर रहूँगा, तो ऐसा कहा था BGT। डिपेंड बाल गंगाधर तिलक ने। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिपेंड्स आगे देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, तो ऐसा कहा था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। डिपेंड्स समझ रहे होंगे। आगे चलिए कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ 1916 किसके
संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ था, तो ये जिन्ना और तिलक के प्रयासों से संपन्न हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन्ना और तिलक। आगे देखिए अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बता दिया है किसने की थी, ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये बता दिया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या कहता है। ठीक है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये ऐसे भी क्वेश्चन बना, तो ये अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, आगे देखिए किसने 1916 मुस्लिम लीग के कांग्रेस के बीच समझौता कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। ठीक है, ये बता दिया शुरू में ही। आगे देखिए नरम दल और गरम दल के लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए थे, यानी कि फ्रेंडशिप दोबारा हो गई थी लखनऊ में। ठीक है, याद रखना। आगे चलिए यहाँ क्या कहता है। ठीक है, अतिवादियों तथा उदारवादियों। ठीक है, अतिवादियों और उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन थे? ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पूछा है मुख्य शिल्पी, मतलब नरम दल को और गरम दल की फ्रेंडशिप कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो ये था एनी बेसेंट का। ठीक है, यहाँ देखिए मुख्य शिल्पी कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या कहता है। यहाँ कहता है इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, बाकी ये सारे गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इनको। आगे देखिए ठीक है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम निर्णय वाला लिया गया था? ये मैंने शुरू में बता दिया था। ठीक है, मतलब ये मुस्लिम लीग क्या कर रहे थे, मुस्लिम लीग की जो प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की मांग थी वो यहाँ पर स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैसला यही हुआ था 1916 में, मुस्लिम लीग की जो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी वो स्वीकार कर ली थी कांग्रेस ने। ठीक है, आगे देखिए कांग्रेस के प्रथम ठीक है, कांग्रेस में प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल को कब स्वीकार किया गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, रट गया होगा अब तक तो। आगे चलिए कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया था? ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। आगे देखिए अगला क्या कहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैक्तब का काल। ठीक है, यानी कि इनकी मैत्री का या फिर फ्रेंडशिप का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो इनकी फ्रेंडशिप चली थी कब से कब तक? तो ये चली थी 1916 से 1922 तक। ठीक है, क्योंकि 1916 में इनका निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया था, फिर ये दोस्त बन गए थे। ठीक है, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ देखिए क्या पूछा है, इन मुस्लिम लीग के बीच मैक्तब यानी कि मैत्री या फिर फ्रेंडशिप का काल चला था 1916 से 1922 तक। ठीक है, अब देखेंगे होम रूल आंदोलन। तो चलिए देखिए ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, ये जो छोटे छोटे आंदोलन वगैरह हैं जितने भी क्वेश्चन बने हैं यहाँ से वही मैंने पुट किए हैं। ठीक है, तो चलिए होम रूल आंदोलन में पहला देखिए एनी बेसेंट के बारे में बताना है यहाँ पर कौन सा कदम सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला कदम देखिए होम रूल लीग। ठीक है, या फिर होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए वो उत्तरदायी थी, सही है। ठीक है, थियोफिजिकल सोसाइटी की संस्थापक थी, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा हमारा गलत है। ठीक है, ये गलत है, इसका थियोफिजिकल सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन कई बार ये पूछ लेता है। तो ठीक है, तो इसके याद रखना, इसकी स्थापना की थी थियोफिजिकल सोसाइटी की मैडम HP ब्लाडबोर्स्की और ऑलकॉट ने। ठीक है, और तीसरा देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, यानी कि दूसरा गलत है, यानी कि पहला तीसरा सही है। ठीक है, ये देखिए पहला तीसरा। आगे चलिए एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही थी तो सभी 90 के आंदोलन से और रही थी असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि थियोफिजिकल सोसाइटी की भारत में कहाँ पर शाखा थी? तो वो थी मद्रास में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलिए यहाँ पर क्या कहता है? ठीक है, सन 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ हुई थी, तो ये एक थी एनी बेसेंट की और दूसरी थी बाल गंगाधर तिलक की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या कहता है? ठीक है, निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का संस्थापक था? तो ये एनी बेसेंट। ठीक है, आगे चलिए अगला क्या कहता है? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? ठीक है, तो ये होम रूल आंदोलन के दौरान। ठीक है,
यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कब कहने लगे थे, तो होम रूल लीग आंदोलन में इनको विशेषण दिया गया था। डिफेंस आगे चलिए, यहाँ पर क्या कहता है डिफेंस, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कब एक में मिला दिया गया। डिफेंस तो कब मिला दिया गया था, तो ये 1918 में मिला दिया गया था। डिफेंस दो होम रूल लीग आंदोलन थी, एक थी तिलक की और एक थी एनी बेसेंट की, तो इनको दोनों को 1918 में मिला दिया था। डिफेंस एक ही कर दिया था। आगे चलिए, अगला क्या कहता है डिफेंस, निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, तो CR दास नहीं जुड़े थे। डिफेंस आगे देखिए, अप्रैल 1916 में स्थापित। डिफेंस अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, तो ये थे जोसेफ बैप्टिस्टा। डिफेंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो ये T.A. ऑलकॉट इससे जुड़े हुए नहीं हुए थे। डिफेंस आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन, डिफेंस निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा डिफेंस स्थापित होम रूल लीग में शामिल था, तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना। डिफेंस आगे देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में। डिफेंस 1905 यानी कि ऑप्शन नंबर D। डिफेंस आगे देखिए, अगला क्या कहता है डिफेंस, होम रूल लीग। डिफेंस होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक बन गया था। क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। डिफेंस इसीलिए होम रूल लीग आंदोलन भारत में स्वतंत्रता का द्योतक बन गया था। डिफेंस ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। 14वां देखिए क्या कहता है, होम रूल लीग के संबंध में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए गलत पर ही चलते हैं। ऑप्शन नंबर D देखिए, तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों के बीच लीग बनी रही। डिफेंस यानी कि मतभेद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। डिफेंस तो तिलक और एनी बेसेंट के बीच कभी लड़ाई हुई नहीं थी। डिफेंस तो ऑप्शन नंबर D गलत है। डिफेंस आगे देखिए, प्रथम युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय था, तो वो था होम रूल लीग आंदोलन। डिफेंस और प्रथम युद्ध कई बार ग्रुप CD के एग्जाम में पूछ लेता, तो ये 1914 में हुआ था। डिफेंस याद रखना 1914 में स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए कि किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शांति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो बताइए। तो ये था ऑप्शन नंबर A, कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, तो इसी में जो राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था किसने, होम रूल के समर्थकों ने। डिफेंस तो अपना फुल प्रदर्शन किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। डिफेंस ये देख लीजिए आंसर। 17वां नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना सही उत्तर। डिफेंस तो चलिए, एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल लीग आंदोलन गठित किया था, ये सही है। डिफेंस वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। डिफेंस तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी हो रही है। डिफेंस तो ऑप्शन नंबर A। डिफेंस ये UPPCS के पालतू क्वेश्चन है। डिफेंस कथन और कारण वाले। आगे चलिए, 18वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में होम रूल लीग आंदोलन की विशेषता नहीं थी, तो बताइए। तो ये हो जाएगा डिफेंस बहिष्कार और धरना। डिफेंस बहिष्कार करना और धरना प्रदर्शन करना होम रूल लीग आंदोलन की विशेषता नहीं थी। डिफेंस यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। डिफेंस आगे देखिए क्या कहता है, भारत में होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। डिफेंस तो चलिए देखते हैं डिफेंस कौन सा कथन सही बताना है। डिफेंस इस आंदोलन का नेतृत्व नरम दलीय नेताओं ने किया था। डिफेंस नरम दलीय पहला ही गलत है, क्योंकि जो BGD थे यानी कि बाल गंगाधर तिलक थे, तो वो तो गर्म दल से थे। डिफेंस यहाँ पर पूछा नरम दल थे, तो ये गलत है। डिफेंस दूसरा देखिए, 2 होम रूल लीग थी, ये सही है। एक एनी बेसेंट की थी, दूसरी BGD यानी कि बाल गंगाधर तिलक की थी। यह आंदोलन प्रारंभ नहीं किए जा सके, ये सही है। डिफेंस सरकार इस आंदोलन के प्रति अप्रतिक्रियाशील थी। डिफेंस तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। डिफेंस ये देखिए 20 नंबर देखिए क्या कहता है। डिफेंस यहाँ पर बताना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, BGD ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। डिफेंस होम रूल लीग आंदोलन से CN केलकर नहीं जुड़े थे, तो ये गलत है, वो जुड़े हुए थे। डिफेंस तो ये देखिए ऑप्शन नंबर A सही है। डिफेंस यानी कि केवल एक सही है। डिफेंस अब चलते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। डिफेंस होम रूल लीग वगैरह ख़त्म हो गया है, अब आ गए हैं हमारे कौन, MK गांधी। डिफेंस
अब एंट्री हो गई गांधी जी की, तो चलिए देखते हैं गांधी जी को इसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप शुरू से लास्ट तक देख लेना। ठीक है, आज के बाद ना तो गांधी जी आपको कभी पेपर में तंग करेंगे और ना ही आपको गांधी की कभी याद आएगी। ठीक है, तो देखिए लगभग 130 क्वेश्चन बनाए हैं गांधी से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए किन का सहयोग हेतु चुना था। ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है जो 1916 में लखनऊ को, क्या बोल रहा हूँ, 1919 में जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए कौन से आदमियों की या फिर कौन से बंदों की मदद मांगी थी। ठीक है, तो बताइए कौन कौन थे। तो बताइए किनको भारतीय संविधान लिखने के लिए कहा था। तो ये कहा था CN केलकर को और BN सेन को। ठीक है, यानी कि दूसरा और चौथा। ठीक है, इन दो बंदों को महात्मा गांधी ने कहा था। ये देखिए अपना आंसर। ठीक है, आगे चलिए। रोलेट एक्ट। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आया था 1919 में। ठीक है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता कि रोलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में आया था। और इसका किस, ठीक है, और ये बहुत ही मतलब इसे काला कानून कहा गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के आपको इसमें अरेस्ट कर सकते थे अंग्रेज। ठीक है, मतलब शक भी होता था ना, तो तुरंत इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील की आपको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो आगे देखिए रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, रोलेट एक्ट अधिनियम सोडियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा देखिए रोलेट एक्ट में, ठीक है, रोलेट एक्ट या फिर सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा देखिए साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए रोलेट प्रदर्शन सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो बताइए कौन सा यहाँ पर कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सही बताना है। ठीक है, तो ये देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन साइमन कमीशन के आगमन से। ठीक है, साइमन कमीशन लगभग 1927 में आया था। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है 1919 की। ठीक है, तो तीसरा गलत है अपना, पहला दूसरा सही है। ठीक है, ये देखिए आगे चलिए। ठीक है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। तो बताइए अकाल पड़ने पर। ठीक है, अकाल पड़ने के बावजूद, ठीक है, प्रशासन में भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। आगे देखिए प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त कर लागू कर दिया जाए। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर अपना सही है ए। ठीक है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। ठीक है, मतलब जो गुजरात वगैरह में अकाल वगैरह पड़ गया था ना, तो वो किसान चाहते थे या फिर किसान वगैरह चाहते थे कि जो ये भू राजस्व वसूलने वाले हैं, ठीक है, तो ये मतलब अकाल पड़ गया तो हमारा टैक्स वगैरह माफ़ कर दें। ठीक है, तो ऐसा वो कह रहे थे हम टैक्स लेंगे चाहे अकाल पड़े। ठीक है, चाहे कुछ पड़े, टैक्स तो हम लेंगे। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे देखिए खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगें क्या थी। तो चलिए देखिए। ठीक है, फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा लगान की माफ़ी। ठीक है, जब मैंने अभी बताया ना कि अकाल पड़ गया था, तो ये किसान वगैरह कह रहे थे कि हमारा अकाल पड़ गया, फसल वगैरह बर्बाद हो गई है, तो आप लगान माफ़ कर दीजिए या फिर टैक्स माफ़ कर दीजिए। ठीक है, यही प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया था। तो बताइए ये सही है। ठीक है, दूसरा देखिए चंपारण जांच में आचार्य JV कृपलानी महात्मा गांधी जी के सहयोगियों में से एक थे। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ओनली बी सही है। ठीक है, पहला कथन गलत है। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए इनवाइट नहीं किया था। ठीक है, छठा नंबर देखिए निम्नलिखित यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, किसके बारे में, आंदोलन सत्याग्रह के सक्रिय संबंध व्यक्ति में। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन कौन थे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताना निम्नलिखित युगों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सत्याग्रह सक्रिय संबंध से। ठीक है, तो चंपारण। ठीक है, चंपारण जो सत्याग्रह था तो राजेंद्र प्रसाद उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, अहमदाबाद मिल श्रमिक या फिर मजदूरों का जो आंदोलन था उसमें मोरारजी देसाई, तो ये तो बहुत
उस टाइम तो पैदा भी नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा गलत है। आगे चलिए, खेड़ा आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे, यानी कि पहला तीसरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी के ठीक है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दशा निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित हुई थी? तो बताइए किससे हुई थी? तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले को देखिए। ठीक है, 1898 में इटली अबसीनिया युद्ध हुआ था। ठीक है, चीन के बक्सर आंदोलन ने आयरलैंड की क्रांति की, ठीक है, आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन है। रूस जापान युद्ध में जापान की विजय ने। ठीक है, तो ये चारों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ दोबारा। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के दर्पण, ठीक है, दर्पण में या फिर पदार्पण में भारत, ठीक है, पूर्व भारत में आंदोलन की दशा में निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। ठीक है, तो ये चारों घटना हुई थी महात्मा गांधी से, मतलब महात्मा गांधी से आने से पहले। ठीक है, आगे चलिए, 8वां नंबर क्या कहता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन निम्नलिखित में से घटनाओं पर कालांकन में लगाइए। तो चलिए देखिए। ठीक है, पहले क्या हुआ था? पहले चंपारण गए थे फ्रेंड्स, फिर उसके बाद बताइए कहाँ गए थे? बताइए। उसके बाद गए थे अहमदाबाद। ठीक है, पहले चंपारण आंदोलन, फिर अहमदाबाद में मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, और फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी, ये देख लीजिए। ठीक है, आगे चलिए, 9वां नंबर क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास गैर सरकारी जलियांवाला बाग जांच कमेटी के एक सदस्य थे। दूसरा देखिए, सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू कमेटी के एक सदस्य थे जो कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। तो यहाँ पर सही बताना है। तो बताइए कौन सा कथन हमारा, ठीक है, तो बताइए, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास गैर सरकारी जलियांवाला बाग कमेटी के एक सदस्य थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू, ठीक है, कमेटी के एक सदस्य थे जो कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए गठित की गई थी। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर कमेटी के बारे में। आगे देखिए, बिहार, ठीक है, बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह दिया था? चंपारण। ठीक है, आगे चलिए, अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस स्थान पर, ठीक है, किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में लिया था, 1917। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, तो ये किया था मजदूरों, ठीक है, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रथम आंदोलन था जिसमें M.K. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ठीक है, तो ये जो चंपारण आंदोलन था ये संपूर्ण भारत यानी कि पूरे इंडिया लेवल पर स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। ठीक है, और हमें गलत ही बताना था। तो आगे चलिए, आगे देखिए, चंपारण संघर्ष निम्नलिखित में से, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो ये दिया था राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिन्हा ने। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, चंपारण आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं था? ठीक है, कौन संबंधित नहीं था यहाँ पर बताना है। तो ये जयप्रकाश नारायण यानी कि JP नारायण, ये चंपारण आंदोलन से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो ये NG रंगा विरोध कर रहे थे उस टाइम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो बताइए कौन संबंध था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, इन्होंने ही इनको इनवाइट किया था आने के लिए, कहाँ पर? चंपारण। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो बताइए कब जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में ऐसे किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। ठीक है, तिलक की मृत्यु, ठीक है, तिलक की मृत्यु पर किसने
कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव, यानी कि जो मेरा बचाव करता था, जो मेरे फेवर में रहता था, तो ऐसा कौन था? तो ये थे बीजेटी। ठीक है, तो इनके जाने पर महात्मा गांधी ने कुछ कहा था। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता कि तिलक की, ठीक है, तिलक की अर्थी उठाने में महात्मा गांधी के साथ और कौन था? तो बताइए। तो उठाई थी, बताइए किसने उठाई थी? ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, चाहे आप गूगल कर सकते हो। आगे देखिए, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी? ठीक है, सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके परिणामस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना हुई थी। तो ये जलियांवाले बाग में लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? तो ये रॉयलेट एक्ट का प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ठीक है, आगे देख लिए चंपारण। ठीक है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा से क्या तात्पर्य था? तो ये भूमि के 3 बटे भाग पर नील की खेती करना। ठीक है, मान लो ये एक खेत है। ठीक है, तो इस खेत के मतलब ये इतना 3 बटे भाग है। ठीक है, इस पर नील की खेती होगी, बाकी इतने में 1% भाग पर तुम कुछ भी उगा सकते हो। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन था, तो ये नील कृषियों की समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है, आगे देख लीजिए महात्मा गांधी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? तो किसानों के पक्ष में। ठीक है, आगे देखिए 3 कटिया प्रथा किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित थी? तो ये चंपारण में थी और ये नील की कृषि से बिलोंग करती थी। आगे देखिए इतनी बड़ी राम कथा लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए देखिए दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका या फिर साउथ अफ्रीका में सत्याग्रहियों के एक परिवार को निवास स्थान देने तथा उनको संपोषित होने का एक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है, कराने हेतु गांधी ने अपने जर्मन वास्तुकार मित्र कार्लेन बाक्स की सहायता से एक केंद्रीकृत स्थापित किया जो उन प्रवर्तीय गांधी आश्रमों के पुनर्गामी बना जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टूडेंट्स, तो बताइए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने जो साउथ अफ्रीका में जो एक आश्रम की स्थापना की थी, तो ये की थी टॉय फॉर्म। स्टूडेंट्स, तो ये टॉय फॉर्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। स्टूडेंट्स, आगे चलिए के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये है स्टूडेंट्स, के गांधी ने अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये लिया था 1901 में। स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी प्रथम बार भाग लिया था? ठीक है, ये रिपीट हो गया क्या? आगे देखिए स्टूडेंट्स, रॉयलेट एक्ट। रॉयलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध क्यों किया? क्यों किया और इसका क्या लक्ष्य था? तो ये देखिए व्यक्ति, मैंने बताया था ना, ये बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहता था ये कानून। यानी कि हमारी जो फ्रीडम है उसको लिमिट यानी कि प्रोटेक्ट या फिर उसको बैन करना चाहता था, या फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहता था। ठीक है, समझ जाना। आगे चलते हैं, रॉयलेट एक्ट लाने की का क्या प्रयोजन था? तो बताइए। ये देखिए राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ये इसका प्राइम टारगेट था। आगे देखिए रॉयलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो ये देखिए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, यानी कि बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था काला कानून। ठीक है, और ये आया था 1919 में, कई बार बता दिया है। आगे देखिए रॉयलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाया? तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए द अनार्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में तो ये रॉयलेट एक्ट कहते थे। डिफेंस। आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डिफेंस, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। आगे देखिए कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये रॉयलेट एक्ट का बनना। ठीक है, रॉयलेट एक्ट बना था
जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले और इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप आज भी जाकर देखोगे तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है और उसमें एक ही गेट लगा हुआ है और उसमें भी उस झंडू बाम जनरल डायर ने ताला लगवा दिया था। ठीक फ्रेंड्स, और फिर गोलियां चलवा दी थी। आगे देखिए, वर्ष 1919 में वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है तो जलियांवाला बाग त्रासदी की घटना। ठीक फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग तो ये अमृतसर पंजाब में बता दिया। ठीक फ्रेंड्स, और एक ही गेट है आज भी यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि थी वो ब्रिटिश शासन के मुंह पर मारी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो ये बता दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी कि ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, 2-3 बार घुमा के पूछा है। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, यहाँ पर नाइटहुड नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दिया है सर। ठीक फ्रेंड्स, तो आप समझ जाना। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल में वो इकट्ठे हुए थे? तो यहाँ पर गिरफ्तारी हो गई थी किसकी? तो ये हो गए थे डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू की गिरफ्तारी के कारण लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। आगे देखिए, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे? तो ये बता दिया है। ठीक है, किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, इनके विरोध इनके लिए दुख प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था? तो ये था हंटर। ठीक है, हंटर कमीशन। आगे देख लीजिए, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्न में से महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो ये थे सत्य और अहिंसा। ठीक है, जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज ने अफसर ने गोलियां जलवा दी थी? तो ये था जनरल डायर। ठीक है, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। इसको मारा था उधम सिंह ने जाके इंग्लैंड में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस घटनाओं में से एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आगे देखिए, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने जाकर इंग्लैंड में मारा था। इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है पिछले पार्ट में। फ्रेंड्स, यानी कि शुरू में पार्ट नंबर 5 देखना। फ्रेंड्स, वहाँ पर 1857 की क्रांति पूरी कहानी के थ्रू समझाई हुई है और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी। फ्रेंड्स, आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है? तो ये गुजराती भाषा। ठीक है, फिनिक्स फॉर्म तो ये डरबन अफ्रीका में है, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, आगे चलिए, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना M.K. गांधी ने की थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें स्वराज ठीक है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई? तो गुजराती भाषा में लिखी गई है हिंद स्वराज पुस्तक, जो कि है महात्मा गांधी की। ठीक है, और ये कब लिखी थी? तो 1909 में। ठीक है, आगे देखिए, 62वां नंबर क्या कहता है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम? तो ये अहमदाबाद में है। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी के साबरमती ठीक है क्या बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया था।
जिसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। फ्रेंड्स, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो ये कल की वीडियो में भी था फ्रेंड्स, जो हमारे देश के मतलब ये फ्रेंड क्या बता रहा हूँ, ये एल्बर्ट बिल विवाद फ्रेंड किससे संबंधित था? तो मान लो कोई हमारे देश का बंदा है फ्रेंड, कोई लड़का है, जब वो कोई क्राइम वगैरह कर देता था तो एल्बर्ट बिल विवाद इससे संबंधित था, क्योंकि मामला जाता था कोर्ट में और कोर्ट का जज होता था एक अंग्रेज़। तो वो अंग्रेज़ इंडिया वालों को मतलब कड़ी सज़ा देता था, और कोई अंग्रेज़ क्राइम कर देता था तो उसको छोटी मोटी सज़ा देकर छोड़ देता था। तो ये एल्बर्ट बिल विवाद था सज़ा से संबंधित, मतलब सज़ा का प्रावधान दोनों के लिए बराबर किया जाए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाना। फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, 65 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था सूती मिल कारीगरों के लिए। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान कार्य किया था? तो ये था एम के गांधी और तिलक। फ्रेंड्स, आगे चलिए, एम के गांधी समर्थक थे, तो ये दार्शनिक अराजकतावाद के। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छन्नामों तथा लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो बताइए किसने डाला था? ये डाला था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, जब रोलेट एक्ट पारित किया तो उस समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, 71 नंबर क्या कहता है? ठीक है, यहाँ कथन और कारण है, तो चलिए देखते हैं कथन क्या कहता है। ठीक है, कथन देखिए, 1916 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद के विधान परिषद से त्यागपत्र दिया। और कारण क्या कहता है? विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, आर सही है। डिफेंस, यहाँ देखिए, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, तो ये गलत है। डिफेंस, ये देखिए आर गलत है, फिर ये गलत है, आर सही है। आगे देखिए, 72वां नंबर क्या कहता है? महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन अवधारणाएँ ऑन टू द लिस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का संदेश भाग क्या था जो महात्मा गांधी को बदल दिया था? तो बताइए वो क्या चीज़ लिखी थी इस पुस्तक में जिसने महात्मा गांधी को चेंज कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, व्यक्ति का कल्याण सब के कल्याण में निहित है। फ्रेंड्स, इनके व्यक्ति का कल्याण सब के कल्याण में निहित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान और अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व का प्रथम प्रयास था? तो ये रोलेट एक्ट। फ्रेंड्स, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो ये हो जाएगा राजकोट, पोरबंदर और बीकानेर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों जगह के दीवान थे। आगे देखिए, गांधी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है? तो यह है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। फ्रेंड्स, 78 नंबर देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले यूज किया था इस वर्ड का। आगे देखिए, महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से नीचे उतार दिया था या फिर फेंक दिया था? तो ये हो जाएगा पीटर मैरिड्सबर्ग। पीटर मैरिड्सबर्ग, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण दिया था, तो बताइए कहाँ दिया था? ये हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दिया था वाराणसी में। फ्रेंड्स, आगे चलिए, 81 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारतवर्ष में प्रथम वर्ष खुले कान और बंद मुंह करके व्यतीत करें? फ्रेंड्स, तो ऐसा कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। फ्रेंड्स, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। फ्रेंड्स, यहाँ सिंपल वे में समझिए, मतलब महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से आए तो वो डायरेक्ट
मतलब जनता में घुलना मिलना चाहते थे, ठीक है। तो इनके जो राजनीतिक गुरु हैं, क्या कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि महात्मा गांधी जी आप 1 साल इंडिया का पूरा भ्रमण कीजिए, जानकारी लीजिए, ठीक है। पूरे इंडिया में घूमिए, मतलब कान खुले रखकर और मुंह बंद रखकर सब कुछ देखिए, पूरे इंडिया को देखिए कहाँ पर क्या कंडीशन है, ठीक है। और उसके बाद आप डिसीजन लेना कि क्या करना है, ठीक है। आगे चलिए। ठीक है। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक, ठीक है, 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षण और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह महात्मा गांधी को किसने दी थी? तो ये बता दिया है, गोखले ने दी थी। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बना, ठीक है। आगे देखिए। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था सत्याग्रह आश्रम। आगे देखिए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो 1916 का लखनऊ का जो अधिवेशन था, यहीं पर महात्मा गांधी को किसने बताया था कि चंपारण में बहुत ही बुरा हाल है किसानों का? और ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बताया था। और किसने बताया था? तो राम कुमार शुक्ला, जो ऊपर पढ़ के आए ना, राम कुमार शुक्ला नाम था उस व्यक्ति का, ठीक है। तो शुक्ला जी आए थे महात्मा गांधी के पास कि आप हमारे बिहार में भी आके देखिए, ठीक है, वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है। आगे देखिए। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में की जामा मस्जिद में प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो ऐसे थे श्रद्धानंद है क्या? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी नहीं जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी अफ्रीका में 21 साल रहकर आए थे, ठीक है। आगे देखिए। और कब आए थे, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो बताइए। ये 1915 में, ठीक है। गांधी ने, ठीक है, गांधी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो यहाँ आत्मनियंत्रण, ठीक है। आगे देखिए। नील चंपारण आंदोलन का राष्ट्रीय नेता, तो ये महात्मा गांधी थे, ठीक है। सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। मैंने शुरू में ही कह दिया था, आप लास्ट तक वीडियो के बने रहना। आज के बाद ना तो महात्मा गांधी जी कभी आपको दुखी करेंगे पेपर में, और ना ही आपको इनकी याद आएगी, ठीक है। एकदम डीप में क्वेश्चन लिए हैं, जहाँ जहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, और पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे, तो ये कौन थे? तो ये थे रेडमंड, चार्ली एंड्रयू, ठीक है। याद रखना, ठीक है। अगर ये पूछ ले आगे बताता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये बाइकॉम सत्याग्रह, ठीक है। आगे देखिए। 94 नंबर क्या कहता है? सन 1718 ईस्वी में अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये मजदूरों ने हिस्सा लिया था, मजदूरों के खिलाफ ही चला था, ठीक है। आगे चलिए। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो ये था बंधुआ मजदूरों का एक रूप, ठीक है। बंधुआ मजदूरों का एक रूप था, तो इसको कहते थे कम्युनिटी प्रथा, ठीक है। और वो भी कहाँ? बिहार और बंगाल में, उड़ीसा में, ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? तो ये होम रूल लीग आंदोलन, ये शुरू में पढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ से महात्मा गांधी का कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने अनुयायी का प्रेरणा दी थी? तो ये खेड़ा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कथन महात्मा गांधी के बारे में सही नहीं है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है, ठीक है। कब की थी? तो वो बेलगांव का अधिवेशन था, ठीक है, 1924 में की थी, ठीक है। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। आगे देखिए। महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप क्या है? तो गरीबी और स्थायित्व, ठीक है, स्थायित्व। आगे देखिए। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारागार में महात्मा गांधी ने एक मंदिर का नाम दिया था? तो ये मंदिर का नाम दिया था यरवदा जेल को, ठीक है। मतलब जेल को भी महात्मा गांधी ने मंदिर की संज्ञा दे दी थी, ठीक है। आगे देखिए। महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था, ठीक है। आगे देखिए। क्या कहता है? महात्मा गांधी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो ये पटना, ठीक है। ले जाएंगे तुम्हें पटना और कर देंगे घटना, तो ये घटना पटना की है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। गांधी का नवाचार से क्या तात्पर्य है? ठीक है। तो ये देखिए। कम निवेश पर अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए, ठीक है। कम निवेश पर मतलब कम इन्वेस्टमेंट पर
अधिक प्रोडक्शन और वो भी अधिक लोगों के लिए। ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी है अपना आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। ठीक है, मोहनदास यानी कि एम के गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे एक इस्लामी, एक सेकेंड। ठीक है, किसके लिए जाने जाते थे? ठीक है, तो ये ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देखिए, भारतीय राष्ट्र। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी निष्क्रिय विरोध करते थे, मतलब बिल्कुल शांति प्रिय थे। ठीक है, मतलब किसी में हिंसा वगैरह ना हो जाए। ठीक है, तो महात्मा गांधी। ठीक है, एम के गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, भारतीय राय मतलब भारत की आज़ादी के लिए निष्क्रिय विरोध आंदोलन करते थे ये। ठीक है, आगे चलिए, 5वां नंबर क्या कहता है। ठीक है, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटेन निर्मित उत्पादकों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का व्यापार समझता था। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ये आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, कि जो भारत वगैरह थे, ठीक है, भारत का जो A1 क्वालिटी का माल था वो इंग्लैंड में जाता था, तो इंग्लैंड वाले मतलब वहाँ पर कस्टम ड्यूटी वगैरह टैक्स का एकदम हाई क्वालिटी का टैक्स लगा देते थे। जो इंग्लैंड का माल भारत में आता था तो इंग्लैंड वाले हमारे भारत को मतलब माल बेचते थे एकदम हाई रेट पर। ठीक है, अगर हमारे इंडिया वाले ना लेते थे तो उन पर जोर ज़बरदस्ती करके प्रेशर बनाया जाता था। ठीक है, तो वही बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, ठीक है, तो वही बात यहाँ बताई गई कि ब्रिटेन निर्मित उत्पादकों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ है क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक निर्मित वस्तुओं का व्यापार समझता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जनता ज़्यादा थी। ठीक है, तो उनका माल तुरंत यहाँ पर बिक जाता था, खप जाता था। ठीक है, 106 नंबर देखिए, यहाँ पर बताना गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो उन्होंने अछूतों की सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। ठीक है, मतलब छुआछूत को ख़त्म करने के लिए कठोर संघर्ष किया था, असहयोग आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट हैं। ठीक है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना है। ठीक है, आगे देखिए, गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी पर आइए, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और सामाजिक की मार्क्सवादी। ठीक है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समानतावादी में एक मार्क्सवादी। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के बारे में ये सही है। ठीक है, आगे देखिए, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे चलिए, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्य और सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, मतलब ये छुआछूत को ख़त्म और सामाजिक सुधार कैसे किया जा सकता है? तो ये देखिए, उनके लिए कुटीर उद्योग। ठीक है, यानी कि लघु उद्योग लगाकर छुआछूत को ख़त्म किया जा सकता है और समाज का कल्याण किया जा सकता है। तो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया, इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये है अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो पॉलिटिकल में ये पूछता है, हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ कि अनटचेबिलिटी या फिर अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत। तो पॉलिटिकल का आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत का अंत, आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत, 19 में आपको स्वतंत्रता है बोलने की, लाइक करने की, डिसलाइक करने की। ठीक है, तो आप वीडियो को कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज 19 आर्टिकल के तहत डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोलता हूँ हर वीडियो में। ठीक है, अपने इस परिवार को थोड़ा चैनल को ग्रो करवाइए, बच्चों को लेकर आइए। ठीक है, वीडियो वगैरह शेयर कीजिए। और ये आने वाला जो UPPCS का एग्ज़ाम है 2023 का, ठीक है, वहाँ आपको ये रामबाण वीडियो सिद्ध होगी क्योंकि वहाँ पर जो प्राइम टारगेट होता है हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री के तीनों बुकों से मिलाकर लगभग 60-70 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों बुकों को हम एक बार देख लें और उसके बाद जो सब्जेक्ट बचे हैं, ठीक है, उनको तो मैं लगभग 2-2.5 महीने में कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद चलेगा हमारा रिवीजन, और जो कि A1 क्वालिटी का होगा। ठीक है, ये मत समझना कि इसके बाद जो तीनों बुक कंप्लीट होने के बाद हमारा डाटा रुक जाएगा, हिस्ट्री रुक जाएगी कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद और ये तीनों बुक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको एक अलग से ही टेस्ट सीरीज करवाऊँगा और जो कि होगी A1 क्वालिटी की। ठीक है, मैं सिर्फ अभी ये बुक कंप्लीट करा रहा हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, गांधी जी की ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंधित
कौन सा कथन सही है ठिकाना? तो ये दक्षिण अफ्रीका में ट्रस्टीशिप लागू की थी 1903 में ठिकाना। आगे चलिए, गांधी अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है ठिकाना? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ठिकाना, ऑप्शन नंबर डी को देखिए ठिकाना। वे यूएसए की मशीनीकरण उद्योग के पक्षधर में नहीं थे ठिकाना। गांधी जी की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो ये लघु उद्योग ठिकाना, जो छोटे वगैरह उद्योग थे, कुटीर उद्योग, इनको सपोर्ट करते थे। लेकिन अब मान लो भारी भारी मशीनें लगा देंगे तो इनसे तो ठिकाना इसके पक्षधर में गांधी जी नहीं थे ठिकाना। यानी कि जो यूएसए की जो टेक्नोलॉजी जो निर्मित हुई थी मशीनीकरण के पक्षधर में नहीं थे ठिकाना। तो कई बार ये पूछ लेता है कि क्या महात्मा गांधी बड़े भारी उद्योगों के पक्षधर में थे? तो उसका आंसर हो जाएगा नहीं ठिकाना, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कुटीर उद्योग या फिर लघु उद्योग या फिर हथकरघा उद्योग, आप जैसे भी समझ लो। और जो नेहरू थे तो वो चाहते थे भारी उद्योग ठिकाना, तीव्र कंस्ट्रक्शन या फिर तीव्र विकास चाहते थे। और महात्मा गांधी चाहते थे धीरे धीरे विकास हो लेकिन सबका विकास हो। और नेहरू जी चाहते थे तीव्र विकास हो लेकिन भारी भारी उद्योग वगैरह लगे ठिकाना। तो समझ गए, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि बचपन से ही आप समझदार हो ठिकाना। आगे देखिए क्या कहता है ठिकाना। महात्मा गांधी के सत्याग्रह रणनीति निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम हथियार माना था ठिकाना? अंतिम हथियार था महात्मा गांधी का बहिष्कार ठिकाना, यानी कि बाइकआउट ठिकाना। महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह की नीति थी तो उसमें सबसे लास्ट हथियार था बहिष्कार ठिकाना, अंतिम स्थान था ठिकाना। आगे देखिए, गांधी जी की रणनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया निम्न में से उनमें कौन सा शामिल नहीं था या फिर उसकी कौन सी विशेषता नहीं थी? तो वो नैतिकतावादी थे, धर्म मानवतावादी और सत्तावादी नहीं थे ठिकाना। वो सत्ता वगैरह कभी प्राप्त करना चाहे ही नहीं उन्होंने। आगे देखिए, गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ठिकाना? तो यहाँ देखिए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना ठिकाना, तो ये गलत है। आगे देखिए, सत्याग्रही एक शस्त्र अहिंसा है ठिकाना। सत्याग्रही को अपने संकल्प से दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही जो विरोधियों के प्रति देश भाव नहीं रखता हो ठिकाना। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है ठिकाना, और गलती हमें बताना था। आगे देखिए, गांधीवादी विचारधारा किसने प्रभावित की थी? तो ये रस्किन, थियोडोर टोल्स्टॉय और ऑप्शन नंबर डी ठिकाना। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक ऐसे पूछ लिया जाता है, राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे ठिकाना। अगर ये पूछ ले कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो ये लियो टोल्स्टॉय, ये महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है ठिकाना, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, शायद आगे हम देख भी ना पाएँ इस वीडियो में, क्या पता आ जाए कि जब महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी या फिर जो क्या कहते हैं डांडी मार्च निकाला था, तो उसके दौरान कौन सा पत्रकार उनके साथ था? तो बेब मिलर ठिकाना। बेब मिलर पत्रकार साथ था किसके? क्या कहते हैं महात्मा गांधी का ठिकाना। ये याद रखना, बेब मिलर महात्मा गांधी के साथ था साबरमती आश्रम की स्थापना के दौरान, और जब डांडी मार्च वगैरह निकाला था तब भी ठिकाना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है तो इसलिए शायद मैंने इसमें ऐड नहीं कर पाया, लेकिन जो इसमें ऐड नहीं कर पाता हूँ वो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते चलता हूँ साथ साथ ठिकाना। तो आगे देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? तो जन कल्याण के लिए सक्रिय था ठिकाना। तो जन कल्याण करना चाहते थे महात्मा गांधी जी। लेकिन आजकल के नेता बस उन्हें सत्ता चाहिए, वो भी कुर्सी ठिकाना, कुर्सी चाहिए, बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में ठिकाना। आगे चलते, महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कॉमनवेल्थ अवार्ड के दौरान ठिकाना। कॉमनवेल्थ अवार्ड के दौरान ये इनका आमरण अनशन हुआ था ठिकाना। अब ये देखिए क्या फेवरेट लाइन लिखी हुई है ठिकाना, और किसने कहा था महात्मा गांधी के बारे में? तो ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ठिकाना। देखिए क्या कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ ठिकाना, आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास करें कि ठिकाना कि आने वाली जो जनरेशन है वो शायद ही अपनी इस बात पर बिलीव करे कि ऐसा रक्त ठिकाना, ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था ठिकाना। ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर, मतलब कभी पृथ्वी पर ऐसा मानव या फिर ऐसा आदमी आया था ठिकाना। महात्मा गांधी के विषय में ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ठिकाना। मतलब हार्ड मास का एक ऐसा मानव अवतरित हुआ था। तो ये महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ठिकाना, कि A1 क्वालिटी का बंदा था ये। आगे चलते हैं ठिकाना। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो बताइए कहाँ पर किया था, बताइए। ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर चंपारण में ठिकाना। ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे चलिए,
महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य से महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल के लिए प्राप्ति का सर्वोत्तम और प्रयोग कब और कहाँ किया था, तो ये किया था, बताइए। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी ही है। 1948 में जो अहमदाबाद में की मिल मालिकों के खिलाफ हड़ताल की थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो ये था खलीफा की प्रभुसत्ता को सुरक्षित करना फ्रेंड्स। आगे चलिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभांकर के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से केंद्रित की थी, तो ये बताइए किसने की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। अभिजात वर्ग के प्रतिभाव के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ देखिए, एम.के. गांधी के निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक रीतियों में समावेश किया था फ्रेंड्स। महात्मा गांधी ने, बताइए कौन सी राजनीतिक रीतियाँ या फिर रस्में समावेशन था, तो बताइए, तो ये हो जाएगा ब्रिटिश की अर्जी देना, ग्राम निर्माण और उपवास फ्रेंड्स। घेराव वगैरह तो उनका कोई लेना नहीं था, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, चौथा फ्रेंड्स, यानी कि 1 2 4। ये देखिए फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी के क्या थे फ्रेंड्स, तो ये राजनीतिक रीति रिवाजों में इनको शामिल किया था, यानी कि ब्रिटिश को अर्जी देना, ग्राम पुनर्निर्माण, घेराव वगैरह फ्रेंड्स। तो घेराव वगैरह तो ये तो फिर हिंसा की बात हो जाएगी ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं, पहला, दूसरा, चौथा आंसर है फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाना है फ्रेंड्स, तो लगा सकते हो आप, कई बार बता दिया है फ्रेंड्स, तो बताइए। तो पहले हुआ था चंपारण फ्रेंड्स, फिर उसके बाद 48 में 17 में हुआ था ये फ्रेंड्स, 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुई थी फ्रेंड्स, और उसके बाद हुआ था चौरी चौरा, और फिर हुआ था बारदौली फ्रेंड्स, यानी कि 1 3 4 2, 1 3 4 2 है कहीं, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, ये 2 कहाँ गया फ्रेंड्स, यहाँ 2 आएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के लिए वायसराय को चेतावनी देने का क्या कारण था, तो बताइए ये क्या कारण था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। वे चाहते थे कि सरकार रॉयल्टी एक्ट अधिनियम को वापस ले ले फ्रेंड्स, इसीलिए महात्मा गांधी ने वायसराय को, या फिर किसको, लॉर्ड चैम्सफोर्ड को मतलब एक चेतावनी दी थी कि आप जो ये रॉयल्टी एक्ट लेकर आए हैं फ्रेंड्स, तो इसको आप वापस ले लीजिए, नहीं तो फिर देशव्यापी सत्याग्रह शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 फ्रेंड्स। आगे देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो ये नील की खेती से संबंधित था, पढ़ के ही सही लग रहा है। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि यूरोपीय बागान मालिकों ने जमींदारों का दमन किया था फ्रेंड्स, तो बागान मालिक थोड़ी थे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, यह कार्य घंटों से संबंधित मजदूरों फ्रेंड्स, कार्य घंटों की बात नहीं थी यहाँ पर, बोनस की कुछ कहानी थी फ्रेंड्स, काम से रिलेटेड कुछ बात नहीं थी यहाँ पर। ये जो मजदूर वगैरह थे तो ये 50% बोनस मांग रहे थे, आई थिंक 50 था, पता नहीं 35 था फ्रेंड्स। और ये जो मजदूर वगैरह मालिक जो बोनस दे रहे थे वो आई थिंक 5-7% बढ़ा रहे थे, तो पहला काम से रिलेटेड, घंटों से रिलेटेड कुछ नहीं था फ्रेंड्स, तो पहला गलत है, दूसरा ही सही है अपना, ये देख लीजिए। और दूसरा क्या है, महात्मा गांधी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी थी फ्रेंड्स। आगे चलिए, 28वां नंबर देखें, निम्नलिखित में से किस एक ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि त्यागने के लिए उकसाया था, तो उकसाने का क्या कारण था, उकसाने का कारण यही हो सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ अधिरोपण करने के विरोध के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि या फिर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी फ्रेंड्स, यही प्रमुख कारण था। यहाँ पर एक वर्ड आया है क्या,
रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और ये A1 क्वालिटी के बंदे थे। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है ये किस वर्ष की आयु में A1 क्वालिटी के पेंटर बन गए थे, तो 70 वर्ष की आयु में ये A1 क्वालिटी के चित्रकार बन गए थे। और ये अपनी माँ बाप की 13वीं संतान थे, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने अपने देश का, ठीक है, अपने देश का और श्रीलंका का और क्या कहते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है। बांग्लादेश का है अमार सोनार बांग्ला, और अपना तो पता ही होगा आपको जनगण मन, ठीक है। और श्रीलंका का है नमो नमो माता, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि मैंने तो सिर्फ सुना है कि बांग्लादेश का और इंडिया का राष्ट्रगान लिखा, लेकिन ठीक है, लेकिन जो डीप में पढ़ते हैं ना, ठीक है, डीप में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो जो रविंद्रनाथ टैगोर का एक शिष्य था, ठीक है, आई थिंक वो सूरत वगैरह में स्टडी वगैरह कर रहा था, तो उन्हीं ने, ठीक है, इसी से रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरित होकर, ठीक है, और फिर वो शायद श्रीलंका में चला गया था, वहाँ जाके उसने कुछ रचना की थी, ठीक है। तो श्रीलंका का राष्ट्रगान भी इनके शिष्य नहीं, ठीक है, इनसे प्रेरित होकर ही लिखा था, ठीक है। तो ये 3 देशों का राष्ट्रगान लिखने का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है, ठीक है। बट आप लोगों को 2 ही पता होगा, ठीक है। डीप में अगर स्टडी वगैरह करोगे, ठीक है, तो नेट पे जाके देखना, वहाँ भी कई जगह 2 दिखाता है, कई जगह 3 भी दिखाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, और लंबी वीडियो ही चलेंगी, क्योंकि लगभग अभी हम 1000-1200 क्वेश्चन पर पहुँचे हैं, और मैंने टारगेट बताया 2000 का, ठीक है। 2000 तक पहुँचने के लिए लगभग हमें 2-3 छलांगे, ठीक है, यानी कि 3-4 छलांगे बहुत A1 क्वालिटी की मारनी होगी, यानी कि 3-4 वीडियो लंबी बनानी पड़ेंगी, ठीक है, तब जाके हम 2000 के आसपास पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया था, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष के अनुभव का परिणाम था। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है, ये सही है, और दूसरा गलत है, ठीक है। तो 130, ठीक है, वो 129 क्वेश्चन ये, और लगभग 45 क्वेश्चन वो थे, ठीक है। तो देख लीजिए जोड़ के लगभग 175-80 के अराउंड बनते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। तो जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो अपना प्राइम टारगेट है UPPCS, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपन चल रहे हैं। अगर कोई PT, ठीक है, PT के एडमिट कार्ड आ गए हैं, ठीक है, 16 तारीख को पेपर, 15-16 को पेपर है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन इकोनॉमी चल रही है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर किसी को पॉलिटी देखनी हो, ठीक है, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखनी हो, तो ये मैंने सब कुछ कंप्लीट करा रखा है घटना चक्र की बुक से, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा घटना चक्र की बुक से। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर किसी को ट्रिक से डाटा देखना है तो ओनली, ठीक है, ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। A1 क्वालिटी का डाटा आपको वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।